Hello and welcome. I am Neha. Today we're going to discuss what is state under Article 12 of the Indian Constitution. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को. लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल 13(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ बनाने से रोकता है जिससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो. इट मीन्स कि आर्टिकल 13(2) जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टेट को बार करता है या रोकता है फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन्फ्रिंजिंग अ फंडामेंटल राइट. इसलिए हमें स्टेट को समझना ज़रूरी है कि स्टेट कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ या कौन सी ऐसी अथॉरिटी जो हैं वो स्टेट के अंदर कंट्रोल होती हैं. स्टेट इंपॉर्टेंट है पहले तो दो रिस्पेक्ट से. एक पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट से भी इम्पॉर्टेंट है समझना, और दूसरा पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के रिस्पेक्ट से भी इम्पॉर्टेंट है समझना. जो स्टेट वर्ड है वो आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज स्टेट, किन ऑर्गन्स को या किन अथॉरिटीज़ को स्टेट के अंदर काउंट किया गया है. सो हमें क्या समझ में आता है कि स्टेट को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 13(2) जो है वो कोई भी ऐसे लॉ को स्टेट को बनाने से रोकता है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है. आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट में कौन कौन इंक्लूडेड है? फर्स्ट, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इट मीन्स कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, वो किसके अंडर आता है? स्टेट के अंदर इंक्लूड हो रहा है. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी स्टेट के अंदर डिफाइन हो रहा है. थर्डली, कोई भी ऐसी बॉडी जिसके पास में पावर हो लॉ बनाने से रिलेटेड या फिर कोई ऑर्डर पास करने से रिलेटेड, रेगुलेशन बनाने से रिलेटेड, वो सब किस में आती हैं? स्टेट के अंदर डिफाइन हो रही है अंडर आर्टिकल 12. इट मीन्स ऑल दोज बॉडीज जिनके पास में अथॉरिटी है लॉ पास करने की या फिर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो भी कोई अथॉरिटी परफॉर्म कर रही है वो सब किस में डिफाइन हो रही हैं? आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ स्टेट डिफाइन हो रही हैं. इसका मतलब सारी लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, एंड इम्पॉर्टेंटली स्टैटूरी, नॉन स्टैटूरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सब भी किस में डिफाइन होती हैं? एज अ स्टेट आर्टिकल 12 में डिफाइन होती हैं. प्लस कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ भी हैं जो कि क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं या फिर जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है. जिन अथॉरिटीज़ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर अगर वो आती हैं तो वो भी आर्टिकल 12 के थ्रू एज अ स्टेट डिफाइन की जाएंगी. ओके मतलब इसका मतलब ये सबको आर्टिकल 13(2) रोकेगा कोई भी ऐसा लॉ बनाने से जिससे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता हो. जो टर्म अदर अथॉरिटीज़ है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर मैं ये कहूँ कि आर्टिकल 12 अदर अथॉरिटीज़ जो ये वर्ड है ये एम्बिगुअस वर्ड है, ये डिफाइन प्रॉपरली नहीं करता है. ओके नो, क्या सारी स्टैटूरी नॉन स्टैटूरी बॉडीज़ जो हैं वो आर्टिकल 12 के अंडर एज अ स्टेट डिफाइन होती हैं? नहीं. दोज बॉडीज़ जिनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है या फिर जिनके ऊपर वर्किंग कंट्रोल गवर्नमेंट का है, वो बॉडीज़ एज अ स्टेट डिफाइन होती हैं अंडर आर्टिकल 12. इसका मतलब वो स्टेट कही जाएंगी, ठीक है, लाइक ONGC, LIC, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. सेकेंडली, जो बॉडी इंडिपेंडेंट वर्क करती हैं जिनको कोई फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट से नहीं मिलती और ना ही उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट का वर्किंग कंट्रोल है, वो बॉडीज़ एज अ स्टेट डिफाइन नहीं होंगी या फिर वो स्टेट के अंदर इंक्लूड आर्टिकल 12 में नहीं होती हैं. ठीक है, जैसे कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज़, NCRTs एंड ऑल. तो इससे वेरी इजीली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो बॉडीज़ फाइनेंस्ड भी गवर्नमेंट से हो रही है या फिर वर्किंग कंट्रोल गवर्नमेंट से है तो वो तो एज अ स्टेट डिफाइन होंगी, और जिनकी या फिर जो बॉडी इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है, ना ही तो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है गवर्नमेंट से और ना ही कोई वर्किंग कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो कैसी, वो बॉडीज स्टेट के अंदर अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड नहीं होती हैं. सो हमने देखा लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो अंडर स्टेट आ रहा है. क्या जो थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, ये भी स्टेट के अंदर इंक्लूड होता है? नो, जुडिशरी इज़ नॉट अ स्टेट. ये बात
जो है वो आर्टिकल 12 में एक इम्प्लिसिट वे में कही गई है। लाइक कहीं भी जुडिशरी का मेंशन नहीं है आर्टिकल 12 में। इट मीन्स इसे ये समझा जा सकता है कि जुडिशरी जो है वो आर्टिकल 12 का या फिर एज अ स्टेट हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बट इन वन ऑफ द केस एपेक्स कोर्ट ने रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा केस में ये कहा था या क्लैरिफाई किया था कि जुडिशरी अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है या फिर उससे सिमिलर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, डेट टाइम वो भी स्टेट की तरह ही काउंट की जाएगी। इसका मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अगर जुडिशरी के थ्रू परफॉर्म होता है, वो इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ओके, now whether United Nation is a state or not, no. दिल्ली गवर्नमेंट ने वन ऑफ द डिसीजन ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो अंडर आर्टिकल 12 में एज अ स्टेट डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन कोई एक्सटर्नल स्टेट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम इसे स्टेट नहीं मान सकते। ओके, और ना ही इसके ऊपर आर्टिकल 226 के जो जुरिडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अप्लाई होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन से अंडर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947 के अंडर यूनाइटेड नेशंस को और उसके ऑफिशियल्स को लीगल इम्यूनिटी से बचा रखा है। ओके, नाउ व्हाट इज आर्टिकल 226? आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट इशू कर सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या फिर अथॉरिटी के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर इनके थ्रू फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है। किस तरीके की रिट? हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो या फिर क्रिटोरी। इसका मतलब आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट से रिट प्रोवाइड की जाती हैं किसके अगेंस्ट? पर्सन, अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट। किस केस में? अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन इनके थ्रू होता है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेरी हो या फिर किसी टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।